नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है मरी माँ की मौत की खबर सुनकर बेटा सब कुछ छोड़कर घर दौड़ा चला आया। लेकिन जैसे ही माँ से लिपटकर रोने लगा तो मरी माँ उठ खड़ी हुई। यह देखकर बेटा चीख पड़ा, आखिर कैसे यह सब संभव हुआ और मरी हुई माँ जिंदा हो उठी। सुनिए जी, जरा बाजार से आते टाइम 2 किलो दूध भी लेते आना, सुमित्रा जी ने बाबूराम जी से कहा। तो उन्होंने चौंकते हुए पूछा, 2 किलो दूध? पर इतने दूध का क्या करोगी? अरे इतने दूध में तो पूरे गांव को हम चाय पिला सकते हैं। तो फिर हम 2 जन के लिए इतने दूध की क्या ज़रूरत है? तब सुमित्रा जी मुस्कुराती हुई बोली, आप फिर भूल गए, आज सुमित और विनीता आ रहे हैं और साथ में आपका छोटू सा पोता रिंकू भी आ रहा है। अब आप तो जानते ही हैं ना कि रिंकू को मेरे हाथ की बनी हुई रबड़ी कितनी पसंद है। ऐसे में अब जब वह इतने दिनों बाद आ रहे हैं तो मैं उनकी पसंद की चीज़ें तो बनाऊंगी ही ना, इसीलिए यह कह रही हूँ। और हाँ, याद से लेकर आइएगा, भूल मत जाइएगा। सुमित्रा जी की बात सुनकर बाबूराम जी बोले, अरे हाँ भाई, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मुझे कुछ याद ही नहीं रहता। कभी कभार इंसान कोई कोई बात भूल जाता है, बस वैसे ही मेरे भी दिमाग से निकल गया। और फिर तुम्हारा साहबजादा हमारे पास कितना फ़ोन करता है। अब जब बरसों में एक बार फ़ोन करके अपनी याद दिलाएंगे तो कहाँ से याद रहेगा। जब भी फ़ोन करना होता है तो हम ही फ़ोन खटकाते हैं। उनकी तरफ से तो कभी फ़ोन आने की उम्मीद करना भी बेकार है। बाबूराम जी अपनी बात कह ही रहे थे कि सुमित्रा जी बीच में ही बोल पड़ी, बस बस अब रहने भी दीजिए, आपको तो बस मौका चाहिए। और शुरू हो जाते हैं ज़रा ज़रा सी बात पर अपनी शिकायतों की पेटी लेकर बैठ जाते हैं। अब जैसे भी सही आ तो रहा है ना। और फिर एक बात बताइए, अब क्या उसकी ज़िंदगी में सिर्फ हम दोनों ही ज़रूरी हैं? उसका अपना परिवार है, उसके बच्चे हैं, अब वह उनके बारे में नहीं सोचेगा क्या? और फिर इतनी महंगाई है आजकल, कहीं निकलने बढ़ने में ही कितने पैसे खर्च हो जाते हैं, आप तो अच्छे से जानते हैं। फिर भी ऐसी बच्चों जैसी बातें कर रहे हैं। छोड़िए भी, जाने दीजिए। अगर रोज़ यहीं आता रहेगा तो अपने बच्चों का पेट कैसे पालेगा? वैसे वह हमसे बहुत प्यार करता है, इसीलिए आप अपने मन में कोई खटास मत रखिए। और रही बची जो कसर है, आज आने दीजिए उसे, मैं आपके मन का हाल उसे बता दूंगी। तब वह खुद ही आपकी दुविधा को हल कर देगा और आपकी गलतफहमी को दूर भी कर देगा। सुमित्रा जी अपनी बात कहती रहीं और बाबूराम जी उनकी बातों पर बिना कुछ प्रतिक्रिया दिए ही बाजार के लिए चले गए। इधर सुमित्रा जी अपने किचन में लगी हुई थीं, क्योंकि आज तो उन्हें वैसे भी बहुत सारा काम था। आखिरकार इतने वर्षों बाद उनका बेटा और उनकी बहू अपने बच्चों सहित उनके पास जो आ रहे थे। सुमित्रा जी खाना बना रही थीं और मन ही मन बस ईश्वर से प्रार्थना कर रही थीं कि हे प्रभु, अपने बेटे से दूर हुए बहुत समय हो गया। अब इस उम्र में अपने पोते पोती के पास अपने बच्चों के साथ रहना चाहता है हर कोई, तो हमें भी हमारे बच्चों के पास ही भेज दीजिए, या तो उन्हें मेरे पास वापस ला दीजिए या फिर मुझे उनके पास भेज दीजिएगा। बच्चों के बिना मेरा मन नहीं लगता भगवान। अकेले ही बुदबुदाए जा रही थीं और वह अक्सर ऐसा ही किया करती थीं, और करती भी क्यों ना। आखिर अकेलेपन का कोई तो साथी चाहिए था उन्हें। या तो अपने पति से बातें किया करती थीं या फिर अकेली रहा करती थीं। अब बाबूराम जी तो सुबह अपने काम पर निकल जाया करते, लेकिन जब तक वह वापस नहीं आते तब तक सुमित्रा जी तो अकेली ही रहा करती थी ना। तो इसीलिए इस अकेलेपन में उन्हें खुद से ही बातें करने की आदत लग गई। कोई परेशानी होती तो खुद को ही समझाने लगती और कोई खुशी होती तो अपने ही साथ मनाने लगती। ऐसे ही अकेले समय बीत रहा था, क्योंकि जब से उनका बेटा बाहर गया
तब से तो वह उन्हें भूल ही गया और वे दोनों भी बेचारे क्या ही कर सकते थे, बेटे की खुशी जो देखना चाहते थे। और फिर उनके बेटे सुमित ने उनसे कहा भी तो था कि पापा, एक बार यहाँ शहर में अच्छा खासा हिसाब किताब बन जाने दीजिए, फिर आप दोनों को भी अपने साथ ले आएंगे शहर में और सब यहीं पर साथ में रहेंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। दरअसल बाबूराम जी और सुमित्रा जी, इन दोनों की इकलौती एक ही संतान थी और वह था सुमित, जो कि शादी के लगभग 12 साल बाद न जाने कितनी दरगाह पर चादर चढ़ाने के, न जाने कितने मंदिरों में प्रसाद चढ़ाने के बाद, न जाने किन किन गुरुद्वारों में माथा टेकने के बाद इस दुनिया में आया था। सुमित्रा जी और बाबूराम जी दोनों ही लोगों की दुनिया भर की बातों का सामना किया करते थे। कोई मुंह पर ताने कसता तो कोई पीठ पीछे उनके बारे में न जाने क्या क्या बातें बनाता रहता। शादी के 2-4 साल बीतने तक तो फिर भी सब कुछ सही था और उनके परिवार वाले भी लोगों को कुछ ना कुछ कहकर उनका मुंह बंद करवा दिया करते थे। लेकिन जब शादी के 10 साल बाद तक भी सुमित्रा जी की गोद सूनी ही रही, तो आस पड़ोस के लोगों ने उन्हें अभागी और अपशगुनी कहना शुरू कर दिया। कुछ लोग तो उन्हें बांझ बांझ कहकर पुकारने लगे थे। मोहल्ले में हो रहे किसी भी शुभ काम में उन्हें बुलाया नहीं जाता था और अगर बात किसी के बच्चे की हो तो कोई भी व्यक्ति विशेष अपने बच्चों को उनसे दूर ही रखने की कोशिश करता, बस इसीलिए क्योंकि उनके अपने बच्चे नहीं थे। जबकि यह मानसिकता किसी भी तरह से सही नहीं थी, लेकिन फिर भी उन विचारों ने समाज की इस रूढ़िवादी सोच के चलते लोगों की बहुत बातें सुनी, बहुत ताने सहे, न जाने कितने डॉक्टर से इलाज करवाया, कितनी प्रार्थनाएं की, तब जाकर उन्हें सुमित का मुंह देखने को मिला था। वे दोनों बस उसी का चेहरा देख देख कर जिया करते थे और धीरे धीरे समय के साथ साथ सुमित भी बड़ा हुआ और पढ़ाई लिखाई में वह बहुत होशियार भी था, जिसके चलते सुमित्रा जी और बाबूराम जी को बहुत गर्व महसूस हुआ करता था कि उनका बेटा कितना होनहार, कितना होशियार है, जो अपने माता पिता का नाम पूरे गांव में रोशन करवा रहा है। जो लोग पहले उन्हें ताने कसा करते थे, वही लोग अब उनकी परवरिश की दाद दिया करते थे, क्योंकि सुमित बचपन से ही बहुत अच्छे संस्कारों वाला था। उसे अपने माता पिता से बहुत अच्छे संस्कार मिले थे। वह न सिर्फ अपने माता पिता की बल्कि अन्य सभी लोगों की इज्जत किया करता था और पूरे गांव में सभी लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। अपने बेटे को बाबूराम जी अपनी पलकों पर बिठा कर रखते थे। उसकी हर एक ख्वाहिश को उसके मुंह से निकलते ही पूरा कर देते। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता रहा और सुमित की पढ़ाई आगे बढ़ती रही। सुमित पढ़ाई में बहुत ही होशियार था और उसका सपना था कि वह बड़ा होकर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा और देश दुनिया की जानी मानी कंपनियों में काम करेगा। और अपने सपने को पूरा करने के लिए सुमित ने दिन रात मेहनत की और आखिरकार 12वीं कक्षा में बहुत अच्छे नंबरों से पास होने के बाद इंजीनियरिंग के लिए उसे बहुत ही अच्छे कॉलेज में सरकार की तरफ से दाखिला मिल गया। एडमिशन होने के बाद अब सुमित को पढ़ाई करने के लिए अपने माता पिता से दूर किसी और शहर में जाना था। सुमित्रा जी का मन बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने तो साफ साफ मना कर दिया कि मैं अपने बेटे को अपने से दूर नहीं भेजूंगी। लेकिन अपने बेटे के सपने को देखते हुए आखिरकार सुमित्रा जी भी मान ही गईं। बाबूराम जी ने काफ़ी समझाया तो आखिरकार उन्हें भी समझना ही पड़ा कि कई बार बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए माँ बाप को उनसे दूरी बर्दाश्त करनी पड़ती है। और इस बात को समझते हुए उन्होंने अपने बेटे को उसका भविष्य संवारने के लिए
खुद से दूर जाने दिया और सुमित इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए मुंबई जैसे बड़े शहर में चला गया। और वहाँ के कॉलेज में एडमिशन लेने के बाद धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीते तो वहाँ रहते हुए सुमित को वहाँ के वातावरण के बारे में पता चला, जबकि सुमित उन सब से अलग था। वे बच्चे बहुत ही फालतू और इधर उधर की बातों में ज़्यादा ध्यान देने वाले थे, जबकि सुमित इन सब से बिल्कुल अलग, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने वाला एक साधारण सा लड़का था। शुरू में तो उसने उन सब बच्चों को इग्नोर करना शुरू कर दिया, लेकिन दूसरे ही साल में कॉलेज में एक लड़की का एडमिशन हुआ जो कि कहने को तो सुमित की जूनियर थी, लेकिन उसे वह लड़की पहले ही बार में पसंद आ गई। और वह लड़की भी कुछ कम नहीं थी, वह भी वहाँ के बाकी बच्चों की तरह पढ़ाई लिखाई से कम मतलब रखने वाली थी। लेकिन अब क्योंकि सुमित को वही लड़की पसंद आ गई, इसीलिए सुमित ने इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, बल्कि उसे लगा कि सही तो है, इंसान को आज के ज़माने के हिसाब से चलना आना चाहिए। उसे अपने आप में कमी नज़र आने लगी और सुमित ने धीरे धीरे खुद को उस माहौल में ढालना शुरू कर दिया। हर समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने वाला सुमित अब अपने यार दोस्तों के साथ इधर उधर मटर गश्ती करने लगा। उन्हीं के ग्रुप में वह लड़की भी शामिल थी। रात रात भर क्लब में डांस करना, बियर पीना, कॉलेज बंक करना, इधर उधर पार्टी मनाना, यह सब आदतें उन बच्चों के लिए बिल्कुल ही सामान्य थीं, जिनकी टीम में अब सुमित भी शामिल था। और उसे इस बात का एहसास ही नहीं था कि वह किस ओर जा रहा है। उसे तो बस वह लड़की दिखाई दे रही थी, जिसके लिए वह सही गलत, अपने आदर्श, अपनी सोच सबको भूल बैठा था। थोड़ा ही समय बीता कि थोड़े समय बाद सुमित को भी अब इन सब की आदत पड़ गई थी। वह भी अपने यार दोस्तों के साथ रह रह कर बिल्कुल उन्हीं की तरह हो गया था। अपने बिगड़े दोस्तों के साथ इस गलत रास्ते पर इतना आगे बढ़ गया था कि उसके लिए वापस मुड़ना नामुमकिन था। दिन यूं ही बीतते रहे और देखते ही देखते सुमित की ग्रेजुएशन यानी उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी पूरी हो गई। और अब क्योंकि सुमित की इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसीलिए सुमित को वापस अपने घर आना था। और यही सोच सोच कर सुमित का मन ही नहीं लग रहा था, क्योंकि अब तक तो वह उस लड़की के साथ था, लेकिन अब उसे वापस अपने घर लौटना था। लेकिन वह उस लड़की को अचानक अपने साथ ऐसे घर नहीं ले जा सकता था, तो वह यही सब उस लड़की से कहने लगा, जिसका नाम संजना था। संजना ने बजाय उसकी परेशानी को समझने के उसकी परेशानी को और बढ़ा दिया। जैसे ही उसने उससे कहा कि संजना, अब हम दोनों अलग हो जाएंगे, मेरा तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा, मैं कैसे रहूँगा अकेला तुम्हारे बिना। यह सब सुनकर संजना जोश में आ गई और बोली, रह लेना अकेले, क्योंकि तुम जैसे लड़के के साथ रहने से अच्छा है कि मैं अकेली ही रहूं। अरे जब तुम अभी हमारे लिए फैसला नहीं ले सकते तो तुमसे और क्या उम्मीद की जाए भविष्य के लिए। फ्यूचर में तो तुम मेरा क्या ही साथ दोगे। अरे अपने माँ बाप को तुम इतना नहीं कह सकते कि मुझे इस लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी बितानी है और मैं इसी के साथ शादी करूँगा। जब तुम इतना नहीं कर सकते तो फ्यूचर में क्या ही मेरा साथ दोगे। मुझे ऐसा लड़का अपनी ज़िंदगी में चाहिए भी नहीं जो अपने माँ बाप का पिछलग्गू बना फिरता हो। तुम ऐसे ही अच्छे हो, तुम्हें तुम्हारे ही हिसाब की कोई लड़की मिलनी चाहिए। तुम इसी लायक हो, तुम मेरे लेवल के लड़के नहीं हो। जाओ यहाँ से, चले जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। संजना की इन सब बातों से सुमित को बहुत दुख पहुँचा। वह उसे समझाना चाहता था, लेकिन संजना ने उससे कहा कि अगर इस बार तुम मुझे अपने साथ लेकर नहीं गए तो जीवन में कभी मुझसे कोई बात करने की कोशिश मत करना। इधर घर पर सुमित्रा जी और बाबूराम जी दोनों बहुत खुश थे। आखिरकार
इतने समय बाद उनका बेटा घर वापस जो लौट रहा था, मानो 3 वर्षों बाद फिर से इस घर में जान आ गई हो। बेटे के जाने के बाद तो जैसे इस घर में कोई रौनक ही नहीं थी, लेकिन अब जब इनका बेटा वापस आ रहा था तो घर का माहौल ही कुछ और था। सब लोग बहुत खुश थे। घर को फूलों से सजाया हुआ था और वह अपने बेटे के घर लौटने का इंतजार कर रहे थे। उधर सुमित ने संजना के बारे में अपने घर पर कुछ नहीं बताया, लेकिन संजना की बातों का उस पर बहुत गहरा असर हुआ और इसीलिए उसने यह डिसाइड किया कि वह संजना को अपने साथ अपने घर लेकर जाएगा और अपने माता पिता को बिना बताए ही वह संजना को अपने साथ अपने घर ले आया। लेकिन सुमित्रा जी और बाबूराम जी इस बात से पूरी तरह अनजान थे और बस अपने बेटे के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें गाड़ी की आवाज़ सुनाई दी तो अपने बेटे का स्वागत करने के लिए दोनों माता पिता वहीं आकर खड़े हो गए। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला तो गाड़ी से उनका बेटा उतरा, लेकिन उसे देखते ही उनके पांव तले जमीन ही निकल गई, क्योंकि उनका बेटा अकेला नहीं था, साथ में संजना भी थी और वह संजना को यहाँ पर अपनी दोस्त या जानकार की हैसियत से नहीं, बल्कि अपनी पत्नी की हैसियत से लेकर आया था। सुमित ने अपने माता पिता को बिना बताए और बिना उनसे कुछ पूछे ही संजना से शादी कर ली। यह सब देखकर दोनों आश्चर्यचकित रह गए। बाबूराम जी गुस्से में सुमित से बोले, सुमित, यह सब क्या तमाशा है और यह लड़की कौन है जिसे तू अपने साथ लेकर घूम रहा है? तो सुमित थोड़ा घबराता हुआ सा बोला, पापा, यह लड़की कौन है? इस बात का अंदाज़ा तो आप हम दोनों के गले में हार देखकर ही लगा सकते हैं। हम दोनों ने शादी कर ली है और यह लड़की आज से आपकी बहू है। सुमित की यह बात सुनते ही बाबूराम जी का गुस्सा और ज़्यादा चढ़ गया। तेज आवाज़ में वह चिल्लाकर बोले, यह क्या तमाशा लगा रखा है तूने? होश में भी है कि तू क्या बक रहा है? यह लड़की तेरी पत्नी है और हमारी बहू है। कमाल की बात है, हमें आज तक पता ही नहीं था। तुम लोग पागल समझते हो क्या हमें? जो कुछ भी कहोगे और हम तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे। तूने सोचा भी कैसे कि तू ऐसे ही किसी भी लड़की को सामने लाकर खड़ा कर देगा और हम उसे अपने घर की बहू मान लेंगे? खैर, अगर तूने ऐसा सोचा भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ, मैं तुझे साफ शब्दों में बता दूं। बाबूराम जी के कंधे पर हाथ रखकर सुमित्रा जी बोली, ये सब आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये क्या कह रहे हैं आप? क्या आप अपने बेटे को जानते नहीं? यह आपकी मर्जी के बिना कभी ऐसा कुछ कर भी सकता है क्या? भला यह तो आपको परेशान कर रहा है बस। देखिए इसे। आपको क्या लगता है कि आपकी मर्जी के खिलाफ यह इतना बड़ा फैसला ले भी सकता है? कभी नहीं। सुमित्रा जी ने बाबूराम जी को समझाने की कोशिश की कि इतनी ही देर में सुमित बोला, लेकिन माँ, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। मैं जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप हमारी तस्वीरें देख सकते हैं। अपना फ़ोन निकाल कर उसमें अपनी और संजना की फ़ोटोज़ दिखाता हुआ सुमित बोला। वह फ़ोटो देखते ही बाबूराम जी आपे से बाहर हो गए और फिर गुस्से में सुमित का फ़ोन छीन कर ज़मीन पर दे मारा और बोले, खबरदार जो इस घर में कदम रखने की कोशिश भी की तो हमने तुझे वहाँ पढ़ाई करने के लिए भेजा था और तू यह गुल खिला लाया। मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा भी नहीं था कि तू ऐसा कुछ करेगा। अरे, क्या कुछ नहीं किया तेरे लिए हमने, और कब से तेरी माँ भूखी बैठी तेरा इंतज़ार देख रही थी कि मेरा बेटा आएगा तो मैं अपने हाथों से उसे खाना खिलाऊंगी। देख रही हो अपने बेटे को। माँ बाप का प्यार इसके लिए अब कुछ नहीं रहा। अब इसके लिए हम कुछ नहीं हैं। बाबूराम जी
यह सब बातें कह ही रहे थे, क्योंकि वास्तव में उनका भी दिल फटा जा रहा था। उन्होंने अपने बेटे से यह उम्मीद तो कतई नहीं की थी कि वह एक दिन उन्हें इस तरह से धोखा देगा। लेकिन इससे पहले कि बाबूराम जी कुछ और कहते, संजना सुमित के आगे आई और बोली, यह सब क्या ड्रामा लगा रखा है तुम लोगों ने? अरे, इतनी तमीज नहीं है क्या कि हम लोग इतना लंबा सफर तय करके आए हैं? घर के अंदर बैठकर आराम से बात नहीं कर सकते क्या? क्या सड़क पर तमाशा करने का शौक है तुम लोगों को? संजना बाबूराम जी की ओर देखकर बोली, इतनी उम्र हो गई है पर 2 पैसे की तमीज नहीं है। लगता है कि यह बाल धूप में ही सफेद किए हैं। संजना ने इतना कहा तो सुमित संजना की ओर देखने लगा और बोला, संजना, यह तुम क्या कह रही हो? इस पर संजना बोली, जो भी कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं। इन लोगों को कोई शर्म नहीं है क्या? अरे, अभी हमें आने की देर भी नहीं हुई कि तमाशा लगाना शुरू कर दिया इन लोगों ने। सुमित्रा जी, जो अभी तक सब कुछ शांत रखने की कोशिश कर रही थीं, वह खुद भी अब कुछ नहीं कह पा रही थीं, क्योंकि वह अपने बेटे और बहू के लिए उन्हें क्या कहकर मनाती, जबकि सच्चाई उन्हें साफ दिखाई दे रही थी कि उनकी नई बहू कितनी बदतमीज है। इस तरह से तो उनके बेटे ने आज तक उनसे कभी बात नहीं की। उम्मीद भरी नजरों से वे अपने बेटे की ओर देखती रहीं, पर सुमित के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। यह सब देखकर बाबूराम जी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने अपने बेटे का वह थैला जो अभी गाड़ी से निकाला था, वही थैला गाड़ी में वापस पटक दिया और बोले, जहां से इसे लेकर आया है ना, इसे वहीं छोड़ कर आ, वरना इस घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। इतना कहते ही संजना बोली, अरे हाँ हाँ, तो हम कौन सा तुम्हारे इस ताजमहल में आने के लिए मरे जा रहे हैं? हमें भी कोई शौक नहीं इतनी घटिया जगह रहने का। चलो यहाँ से। इतना कहकर उसने सुमित का हाथ पकड़ा और वापस गाड़ी में बैठ गई और वे लोग वापस चले गए। जाते हुए बेटे को नम आंखों से बेचारी सुमित्रा जी देखती रहीं और उसे रोकने की कोशिश करती रहीं, लेकिन उनके बेटे ने उन्हें पलटकर भी न देखा और अपनी बीवी के साथ वहां से चला गया। बाबूराम जी ने सुमित्रा जी को समझाया और उन्हें अंदर घर में लेकर गए और बोले, देखो सुमित्रा, बिना बात ही रोने से कोई फायदा नहीं है। आखिरकार वह करेगा तो वही ना जो उसका मन करेगा। वह कोई छोटा बच्चा नहीं रहा कि हम हर काम के लिए उस पर जोर दें। हमारा काम था उसे अच्छे बुरे में फर्क सिखाना और हम अपना फर्ज निभा चुके हैं। अब जिंदगी तो उसे ही जीनी है ना, और इतना तो उसे भी सोचना चाहिए। इन हालात में कोई भी माँ बाप भला और क्या करते। मैंने जो किया क्या वह नाजायज था? तुम खुद बताओ सुमित्रा, मैंने ऐसा क्या कहा उसे? उसकी इस हरकत पर क्या मेरा नाराज होने का भी अधिकार नहीं था? तो सुमित्रा जी बोली, वह सब तो ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? वह तो नाराज होकर चला गया ना। इतने सालों बाद अब तो वापस लौटा था। पता नहीं कब आएगा कब नहीं। मेरा तो यही सोच सोच कर दिल बैठा जा रहा है कि पता नहीं क्या होगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप खुद ही उससे बात कीजिएगा और उसे घर वापस बुला लीजिएगा। आप ही ने तो उसे डांट कर भगाया है ना। इस पर बाबूराम जी थोड़ा नाराज होते हुए बोले, यह तुम कैसी बातें कर रही हो सुमित्रा? तुम क्या चाहती हो कि मैं उसके पैर पकड़ लूं? उसने जो किया उस सब के बाद भी तुम मुझसे यह उम्मीद कर रही हो? माफी तो उसे मुझसे मांगनी चाहिए थी। अगर वह मुझसे माफी मांगता तो क्या मैं उसे माफ नहीं करता? लेकिन नहीं, उसे तो अपनी गलती का एहसास भी नहीं है कि उसने कुछ गलत भी किया है। हम इतने हाई प्रोफाइल जगह पर तो रहते नहीं हैं जहाँ कुछ भी हो जाए, लोगों को किसी से कोई मतलब ना हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुम्हारे लाडले की इस हरकत का हम पर क्या असर होगा। हर जगह पर हमारी थू थू होगी। लोग हमें देखकर आपस में बातें बनाएंगे। कल तक हमारी दी परवरिश पर लोग हमें अच्छी अच्छी बातें कहा करते थे। आज वही लोग हमें दुनिया भर की बातें सुनाएंगे।
और हमारी परवरिश पर उंगली उठाएंगे। यह सब कहते हुए बाबूराम जी अपनी आंखों में आंसू भर लाए और वहीं जमीन पर बैठ गए और बोले, न जाने ऐसे क्या पाप किए थे जो आज हमारे बेटे ने हमें यह दिन दिखाया है। अरे, कम से कम एक बार हमसे कुछ पूछा तो होता, हमें एक बार कुछ बताया तो होता। लेकिन नहीं, लाट साहब फैसला करके आ गए और इस बेशर्मी को सामने दिखाते हुए उसे शर्म भी ना आई। तब सुमित्रा जी और बाबूराम जी दोनों ने ही एक दूसरे को संभाला और यह उम्मीद करने लगे कि आज नहीं तो कल उनके बेटे को उसकी गलती का एहसास होगा, तो वह और कहाँ जाएगा, आखिरकार उनके पास वापस आ ही जाएगा ना। यही सोचकर वे दोनों पहले की तरह सामान्य जीवन जीने लगे। हालांकि बाबूराम जी ने जो सोचा था, वास्तव में वह सब हो भी रहा था। अब उन्हीं के गांव के लोग उन्हें देखकर बातें बनाने लगे थे। आते जाते कहीं दिख जाते तो कोई एक दूसरे से कहने लगता, अरे देखो, बाबूराम का लड़का शहर से लड़की लेकर आ गया, माँ बाप को बताया भी नहीं और शादी करके ले आया। यह सब बातें कहकर वे लोग आपस में हंसने लगते और बाबूराम जी क्या ही कहते, आखिरकार यही कहकर पीछा छुड़ाने की कोशिश करते कि औलाद का क्या भरोसा, कब क्या कर बैठे। और वैसे भी सब कुछ माँ बाप के हाथ में तो नहीं होता ना। लेकिन मन ही मन, अंदर ही अंदर वह भी घुटने लगे थे। यह सब बातें उन्हें खाई जाती थीं, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे। समय बीतता रहा और देखते ही देखते 5 साल बीत गए, लेकिन अभी तक उनका बेटा मुड़कर वापस नहीं लौटा। और अब तो बाबूराम जी और सुमित्रा जी के सब्र की इंतहा हो चुकी थी। आखिरकार बाबूराम जी खुद ही छोटे बन गए। सुमित्रा जी के कई बार समझाने पर वे इस बात के लिए मान गए कि वह फ़ोन पर अपने बेटे को अपने घर बुलाएंगे और जो कुछ भी किया है उसके लिए उससे माफ़ी मांग लेंगे। शायद इसी तरह उनका इकलौता बेटा उनके पास वापस आ जाए। बस यही सोचकर सुमित के पास उन्होंने फ़ोन मिलाया, लेकिन फ़ोन सुमित की पत्नी ने उठाया। जब बाबूराम जी ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने दुनिया भर की बातें उन्हें सुनाई और बोली, आ गई अकल ठिकाने, तब तो बड़े उछल रहे थे दोनों बुढ़े बुढ़िया, अब यहाँ फ़ोन क्यों किया है? हमें तुम दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही तुम्हारे उस शीश महल की। तुम दोनों जैसे रहना है वैसे रहो, हमारे पास दोबारा फ़ोन करने की कोशिश मत करना। हम दोनों दो अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। संजना की यह सब बातें सुनकर पीछे से सुमित बोला, क्या हुआ संजना, किसका फ़ोन है? तो संजना बोली, किसी का नहीं, कोई पागल है, बिना बात दिमाग मार रहा है। कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें इस नंबर को उठाने की। सुमित भी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता रहा। बाबूराम जी ने जितनी भी बार फ़ोन किया, सुमित का फ़ोन ही न मिला, क्योंकि संजना ने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया था। बाबूराम जी ने अपने पड़ोस के एक और लड़के से फ़ोन मांगा और अपने बेटे से जैसे तैसे बात करने की कोशिश की। इस वक्त सुमित ऑफिस में था। फ़ोन उठाया तो बाबूराम जी इतने बरसों बाद अपने बेटे की आवाज़ सुनकर थोड़ा भावुक हो गए और सुमित से फ़ोन पर बोले, बेटा सुमित, जो भी हुआ तू सब भूलकर वापस घर आ जा। तेरे अलावा हमारा आखिर है ही कौन? तू तो जानता ही है ना कि हम दोनों का तेरे सिवा कोई नहीं है। आखिरकार तू ही तो हमारा इकलौता सहारा है ना। ऐसे में अगर तू भी हमसे दूर चला जाएगा तो हम दोनों कैसे जिएंगे? उनकी यह सब बातें सुनकर और उन्हें रोता हुआ देखकर सुमित भी थोड़ा भावुक हुआ। उसने उन्हें चुप करवाया और कहा, बाबूजी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सुबह घर जाकर बात करता हूँ मैं संजना से, फिर देखते हैं। सुमित जब अपने घर पहुंचा तो उसने संजना को यह सारी बात बताई। तो संजना बोली, कोई ज़रूरत नहीं है उस बुढ़े के यहाँ जाने की, बड़ी तुनक में हमें उसने घर से निकाला था ना। मैं तो उस घर में कतई नहीं जाऊंगी, जाना तो दूर की बात,
मैं उधर मुड़कर भी देखना पसंद नहीं करूंगी और ना ही तुम जाओगे। उन दोनों बुढ़े बुढ़िया को वहीं सड़ने दो। इसी लायक हैं वह दोनों। इस पर सुमित भी कुछ ना बोला और उसकी बातें सुनता रहा। सुमित ने फिर से कोशिश की, लेकिन संजना ने उसके माँ बाप को 50 बातें फिर सुना दी कि उस दिन बड़ा इतराया था बुढ़े। अब जब अकेला मरेगा ना इस बुढ़ापे में, तो सारी अकल ठिकाने आ जाएगी। और वैसे भी अगर तुम मुझसे उम्मीद कर बैठे हो कि मैं गांव जाकर तुम्हारे माँ बाप की सेवा करूंगी, तो ऐसा सोचना भी मत। तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि हमारी लाइफस्टाइल क्या है। मैं वहाँ बिल्कुल नहीं रह सकती, इसीलिए मुझे वहाँ ले जाने के बारे में तो सोचो भी मत। अब यह ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो। तो सुमित बोला, लेकिन संजना, मेरे माँ बाप का मेरे अलावा और कोई नहीं है। और पापा ने बताया कि आजकल माँ की तबीयत भी कुछ खराब सी ही रहती है। ऐसे में मुझे उनसे मिलने तो जाना ही चाहिए ना। तो संजना ने फिर से वही शर्त रख दी कि अगर तुम गांव गए तो वापस मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन बुढ़े बुढ़िया के साथ ही रहना अब तुम। अब सुमित भी अपने माँ बाप के चक्कर में अपने परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहता था। और वैसे भी इतने सालों में वह अपने माँ बाप को लगभग भूल ही चुका था। फिर से उसने अपने माँ बाप से बिल्कुल बातचीत खत्म कर दी और अपना वह नंबर भी अपनी पत्नी को थमा दिया। इधर बाबूराम जी और सुमित्रा जी अपने बेटे का इंतजार करते रहते। उनका बेटा घर वापस लौटेगा। लेकिन दिन बीतते रहे, पर सुमित वापस नहीं लौटा। एक दिन सुमित्रा जी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वह बार बार बस सुमित को याद करने लगी। बाबूराम जी ने तुरंत अपने बेटे को फोन मिलाया और अपनी बहू से कहा कि बेटा, सुमित को बोलो कि एक बार अपनी माँ को देख ले। अगर आज वह न आया तो हो सकता है कि उसे अपनी माँ का चेहरा देखने को भी ना मिले। उसकी माँ उसे देखने को तड़प रही है बेटा। इस पर संजना भी बिल्कुल पत्थर दिल हो गई और बोली, तुम दोनों इसी लायक हो। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। तुम दोनों दोबारा यहाँ फोन करने की कोशिश मत करना। कल की मरती हो, आज मर जाए वह बुढ़िया, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबूराम जी यह सुनकर बिल्कुल टूट गए थे। उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था कैसे अपने बेटे से बातचीत करें। और सुमित ने भी दोबारा अपनी माँ की सुध लेने की कोशिश ना की। ऐसे में अपने बेटे के लिए तड़पते तड़पते सुमित्रा जी के प्राण बिल्कुल शरीर छोड़कर जाने को ही थे। लेकिन जो बेटा अपनी माँ को अंतिम समय में देखने ना आ सका, अब उसे क्या ही कहा जाए। लेकिन फिर भी एक आखिरी बार, ना चाहते हुए भी बाबूराम जी ने यह सोचकर अपने बेटे को फोन किया कि अगर उनकी पत्नी को कुछ हो गया तो फिर सुमित्रा जी को मुखाग्नि देने के लिए उनके बेटे का होना भी तो जरूरी था। इसीलिए उन्होंने उसे फोन किया और इस बार भी फोन संजना ने ही उठाया। लेकिन संजना के फोन उठाते ही बाबूराम जी ने उसे एक ही बात कही कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। एक बार मेरी सुमित से बात करवा दो। एक आखिरी बार मैं उससे बात करना चाहता हूँ। उसके बाद मैं तुम दोनों को कभी परेशान नहीं करूँगा। बाबूराम जी की इतनी बात सुनकर संजना ने सुमित को आवाज़ दी और उसे फ़ोन पकड़ा दिया। तब बाबूराम जी ने सुमित से कहा कि सुमित, मैं नहीं जानता कि तुझे तेरी पत्नी ने कुछ बताया है या नहीं बताया, लेकिन अगर तुझे अपनी माँ का चेहरा आखिरी बार देखना है तो आ जा, क्योंकि आज के बाद तू अपनी माँ का चेहरा कभी नहीं देख पाएगा। अपने पिता की यह बात सुनकर सुमित को धक्का लगा और वह चौंकता हुआ पूछने लगा, क्यों पापा, क्या हुआ है माँ को? इस पर बाबूराम जी ने कहा कि तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही। अगर अपनी माँ का अंतिम क्रियाकर्म करना चाहता है तो आ जा, शाम तक हम तेरा इंतज़ार देखेंगे। यह सुनकर सुमित को भी बहुत दुख हुआ और वह रोने लगा और बोला, पिताजी आप परेशान मत होइए, मैं जल्द से जल्द वहाँ पहुँचने की कोशिश करता हूँ। इस पर संजना अपने कमरे से तेज कदमों से बाहर आई और बोली, कहाँ जाने की तैयारी चल रही है? खबरदार जो उस गांव में तुमने कदम भी रखा तो
इस पर सुमित संजना की ओर नम आंखों से देखता हुआ बोला, यह तुम कैसी बातें कर रही हो संजना? तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? तुम्हें इतना भी सुनाई नहीं देता क्या? तुमने सुना नहीं पापा ने क्या कहा? मेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही और तुम चाहती हो कि मैं आखिरी बार भी उनका चेहरा देखने ना जाऊं? तो संजना बोली कि हाँ, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। भूल गए तुम उस समय जब इन बुढ़े बुढ़िया ने हमें घर से निकलने को कहा था? अब हम वापस वहां कभी नहीं जाएंगे। संजना की यह सब बातें सुमित के मन में किसी तीर की तरह चुभ रही थीं। आज संजना सुमित को अपने दुश्मन से कम नहीं लग रही थी। संजना दुनिया भर की बातें बोलती जा रही थी और सुमित बस उसे देखता रहा। और जब संजना अपनी सारी बातें कहकर चुप हो गई, तब सुमित बोला, कैसी औरत हो संजना तुम? मेरे माँ बाप के प्रति तुम्हारे मन में कितना जहर भरा हुआ है। मेरे माँ बाप ने, जिन्होंने मुझे आज तक कभी भी तुम्हारी कोई बात मानने से नहीं रोका, जहाँ जिन माँ बाप को मैं तुम्हारे लिए छोड़ आया, आज तक तुमने जो कहा, जैसा कहा, मैंने सब वैसा किया। लेकिन तुमने मेरे लिए क्या किया है संजना? तुम तो मेरे लिए कभी सोच ही नहीं पाई। हमेशा तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना होता है। इतनी स्वार्थी हो तुम। जब कॉलेज से मेरे घर जाने की बारी आई, तब तुमने अपने बारे में सोचा और मुझे ऐसा फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। अपने माँ बाप को बताए बिना मैंने तुमसे शादी की और वहाँ पर जब मैं अपने माँ बाप को मनाने की कोशिश कर रहा था, तब भी तुमने मुझे गांव छोड़कर शहर आने को मजबूर कर दिया। मैंने तुम्हारे लिए अपना गांव भी छोड़ दिया, अपने माँ बाप को छोड़ दिया, अपनी पहचान छोड़ दी। मैं कैसा लड़का था और कैसा बन गया। मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया तुम्हारे लिए और आज तक तुम मेरे लिए अपनी यह झूठी ईगो नहीं छोड़ पाई। कैसी औरत हो तुम? तुम तो कभी सही मायने में एक अच्छी पत्नी बन ही नहीं पाई। तुम्हें एक पति नहीं, बल्कि एक गुलाम चाहिए था, जो हर समय बस तुम्हारी बात मानता रहे। और तुमने मुझे ऐसा ही बनाकर छोड़ दिया। लेकिन बस अब बहुत हुआ संजना। अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। मैं अपनी माँ के पास गांव जाकर ही रहूंगा। अब मुझे गांव जाने से कोई नहीं रोक सकता। इतनी सारी बातें एक सांस में सुमित बोलते चला गया। तो सुमित की बात सुनकर संजना खुद को झूठी उम्मीद देती हुई सुमित से कहने लगी, देखो सुमित, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए। इससे पहले कि संजना कुछ और कहती, सुमित बोला, संजना, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा सामान पैक करने में मैं तुम्हारी मदद करूँगा। जब जाना चाहो तब चली जाना, लेकिन मैं अब किसी कीमत पर नहीं रुकूंगा। और ख़बरदार, जो तुमने मुझे अब रोकने की कोशिश भी की तो मुझे किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी माँ को आखिरी बार देखने के लिए और उनकी चिता को कंधा देने के लिए ज़रूर जाऊंगा। अपनी माँ की चिता को मुखाग्नि देने का अधिकार सिर्फ मेरा है और मैं अपना यह फ़र्ज़ ज़रूर निभाऊंगा। इतना कहता हुआ सुमित वहाँ से निकल गया। पीछे से संजना उसे रोकती रही, लेकिन आज सुमित ने उसकी भी एक न सुनी और रोता रोता सुमित वहाँ से चला गया। शाम तक सुमित अपने घर पहुँच चुका था। पूरे रास्ते सुमित अपनी माँ के, अपने पिता के और अपने बचपन की यादों के बारे में सोचता हुआ आया। उन सबको सोच सोच कर उसकी आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। पूरे रास्ते उसे यही सब याद आता रहा कि कैसे उसके माँ बाप ने उसकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा। बचपन में उन्होंने उसे किसी राजकुमार की तरह रखा और बहुत बेहतर जिंदगी दी। उसके हर सपने को पूरा किया, लेकिन वह अपनी बीमार माँ को दवा तक न दिला सका। कैसा नालायक बेटा हूँ मैं अपनी माँ के लिए कुछ न कर सका। यह सब कहता हुआ सुमित अपने हाथों से अपना सर पीटने लगा और पूरे रास्ते रोता रहा। इस पूरे रास्ते में सुमित को अपने बचपन की हर बात याद आ गई। अपने माता पिता के साथ उसकी बचपन की सारी यादें ताज़ा हो गईं। यह सब सोचकर रोता हुआ सुमित जब घर पहुंचा, तो वह बहुत ज़्यादा परेशान था। उसकी आंखें सूजकर बिल्कुल लाल हो गई थीं, लेकिन जैसे ही
अपने घर में लगी हुई भीड़ को हटाता हुआ सुमित अपनी माँ की खाट पर पहुंचा तो वह जोर जोर से रोने लगा और बोला, माँ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। अभी तो तुम्हें मेरा ख्याल रखना है। मैं आज भी तुम्हारे लिए तुम्हारा छोटा सा बेटा हूँ। माँ, प्लीज़ मेरा साथ मत छोड़ो। माना, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ माँ। मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगा। मुझे छोड़कर मत जाओ। ऐसी ही बातें कहता हुआ सुमित रो रहा था कि इतनी ही देर में रोते हुए सुमित के सर पर उसकी माँ ने हाथ रखा और बोली, मत रो मेरे बेटे, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आखिरकार तू मेरा लाडला बेटा है ना। तेरे लिए तो मैं उस भगवान के घर से भी वापस लौट आऊंगी, लेकिन तुझे रोता हुआ छोड़कर नहीं जाऊंगी। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर सुमित एकदम चौंक कर खड़ा हो गया और जैसे ही अपनी माँ को उसने आंखें खोलते हुए बातें करते हुए देखा तो वह चौंकता हुआ अपने पिताजी की ओर देखने लगा, जैसे कि वह पूछना चाहता हो, यह सब क्या है पिताजी? माँ तो बिल्कुल ठीक है। फिर आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? ऐसे ही न जाने कितने सवाल उसकी नज़रों में थे, जिन्हें देखने मात्र से मानो बाबूराम जी उसका हर सवाल समझ गए, उसके मन की भावना को समझ गए। बाबूराम जी ने सुमित के कंधे पर हाथ रखा और उसे वहीं बिठा दिया और बोले, मुझे माफ़ करना बेटा, मुझे तुझे झूठ बोलकर यहाँ बुलाना पड़ा। लेकिन जैसे ही तेरी माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब है, वैसे ही मुझे भी नहीं पता कि मेरा जीवन कब तक है। मरने से पहले मैं कोई गलत फैसला लेकर इस दुनिया से जाना नहीं चाहता था। इसीलिए मैं जानना चाहता था कि क्या तू वाकई में हमारा बेटा कहलाने के लायक है भी या नहीं। तेरी माँ बहुत रोती थी कि तू बहू के बहकावे में आ गया है, तो मैंने सोचा कि तुझे एक बार तेरी माँ का प्यार वापस याद दिलाने की कोशिश करके देखता हूँ। अगर तू अपनी माँ के पास लौट आया तो ठीक है, वरना हमारा तुझसे किसी भी तरह का कोई मतलब नहीं रहता। और बस यही सोचकर मैंने तुझे फ़ोन किया था बेटा। तब सुमित परेशान अपनी आंखों से आंसू पोंछता हुआ बोला, मतलब आपने फ़ोन पर जो कुछ भी कहा वह सब झूठ था? तब बाबूराम जी गर्दन हिलाते हुए बोले, यह झूठ था कि तेरी माँ मर चुकी है, लेकिन यह सिर्फ आधा झूठ था। अपनी माँ को देख, क्या तुझे लगता है कि इसके अंदर अभी भी कुछ बचा है? अगर कुछ बचा है तो सिर्फ एक इच्छा, अपने बेटे से मिलने की इच्छा, अपने बेटे को गले लगाने की इच्छा, उसके साथ जीने की इच्छा। बाकी इसके अंदर सब मर चुका है। इसीलिए मैंने तुझे यहाँ बुलाने के लिए यह सब किया। लेकिन अगर सच को जानने के बाद तू यहाँ से वापस जाना चाहे तो जा सकता है, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। अपने पिताजी की बात सुनकर सुमित अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा और रोता हुआ बोला, नहीं पिताजी, मैं अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और ना ही आपको छोड़कर कहीं जाऊंगा। सुमित ने अपने पिता के पैर पकड़े और उनसे माफ़ी मांगता हुआ बोला, आप दोनों मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आप दोनों का बहुत दिल दुखाया है, जाने अनजाने ही सही, लेकिन मैंने आप दोनों को बहुत परेशान किया है। मैं जानता हूँ मेरी गलती की कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मुझे एक मौका दे दीजिए बाबूजी। मैं यह तो नहीं कहता कि मैं पूरे समय को वापस ले आऊँगा, लेकिन आप दोनों के बचे हुए जीवन के हर पल को खुशियों से भर दूँगा। आप दोनों को मैंने जितने दुख, जितनी तकलीफ़ें दी हैं, सबका हिसाब कर दूँगा। रोते हुए सुमित को बाबूराम जी ने उठाया और बोले, नहीं बेटा, हम अपनी वजह से तेरा परिवार बर्बाद नहीं करना चाहते। और फिर हमारा क्या है? हमारे जीवन में अब कितने ही दिन बचे हैं। क्यों तू हमारे चक्कर में अपना परिवार, अपनी खुशियों को तबाह करना चाहता है? तब अपने पिताजी की बात सुनकर सुमित बोला, कैसी खुशियाँ पिताजी, कैसा परिवार? ऐसे परिवार से तो बिना परिवार के होना अच्छा है। परिवार का मतलब होता है कि एक दूसरे की परेशानी में सब एक दूसरे का साथ दें। लेकिन मैं इस रिश्ते में बंधने के बाद
अपने आप को किसी जानवर की तरह पाया है मैंने, जो ना अपनी मर्जी से कुछ कर सकता है, ना अपनी मर्जी से कहीं जा सकता। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अब ऐसे रिश्ते में यूं जानवरों की तरह बंध कर नहीं रह सकता। मुझे अब अपने माँ बाप के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। जिसे मेरी खुशियाँ, मेरी इच्छाओं की कदर नहीं, मैं उसके बारे में क्यों सोचूं? और मेरे वह माँ बाप जो हमेशा से मेरी खुशियों के लिए जीते आए हैं, मैं उनके बारे में ना सोचूं। यह तो गलत है ना पिताजी। आज से मैं सिर्फ आप दोनों के लिए जीऊंगा। मुझे आप दोनों की खुशियाँ चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। रोता हुआ सुमित अपने माँ बाप के पैरों में गिड़गिड़ाकर यह सब बातें कह रहा था। सुमित की बातें सुनकर उन दोनों की आंखें भर आईं। सुमित्रा जी और बाबूराम जी ने अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया और उसे चुप कराया। इतनी ही देर में दरवाजे पर देखा तो संजना खड़ी हुई थी, साथ में उसके बच्चे भी थे। यह सब देखकर पहले तो सुमित्रा जी और बाबूराम जी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन संजना को देखते ही सुमित गुस्से से लाल हो गया और बोला, यहाँ क्या लेने आई हो संजना? अगर तुम यहाँ मुझे लेने आई हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैं किसी कीमत पर तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगा। अब मैं अपने माँ बाप के साथ अपने गांव में ही रहूंगा, हमेशा हमेशा के लिए। तुम्हें जहाँ जाना हो तुम वहाँ जा सकती हो। और हाँ, रही बात बच्चों की, तो अपने बच्चों को मैं बहुत अच्छे से पाल लूँगा। तुम जा सकती हो, तुम आज़ाद हो मेरी तरफ से। अपनी ज़िंदगी जैसे चाहो वैसे जियो, लेकिन मुझे मेरे माँ बाप से दूर करने की इस बार कोशिश मत करना, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सुमित की यह सब बातें सुनकर संजना अपने सास ससुर के पास अपने बच्चों को गोदी से उतार कर आई और सास ससुर के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी मांगने लगी। माँ जी, बाबू जी, जाने अनजाने यह जो कुछ भी हुआ, इसका कारण मैं ही थी, और ना चाहते हुए भी अनजाने में ही सही, लेकिन मैं आपके दुखों का कारण बन गई। लेकिन आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है कि मैंने आप लोगों के साथ कितना गलत किया। मुझे आपके साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए था। काश उस वक्त मैं आप लोगों को समझने की थोड़ी कोशिश कर ली होती, आपकी हालत को समझने की कोशिश की होती, तो आज हमें यह दिन ना देखना पड़ता। मैंने अपने पति को बहुत दुख दिए हैं, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। प्लीज़ सुमित, मुझे माफ़ कर दीजिए। सुमित के आगे हाथ जोड़ती हुई संजना बोली, मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि मैंने आपकी खुशियों के बारे में तो कभी सोचा ही नहीं, कभी सोच ही नहीं पाई। मैं हमेशा अपने बारे में ही सोचती रही। आप बिल्कुल सही थे सुमित, मैं बहुत स्वार्थी हूँ। मैंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, लेकिन आप हमेशा ही मेरे बारे में सोचकर सब करते रहे। लेकिन अब बस बहुत हुआ, अब करने की बारी मेरी है। मैं भी आप लोगों के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ज़्यादा कुछ ना कर सकूँ तो अपनी गलतियों का पश्चाताप तो कर ही सकती हूँ ना। आप सब मुझे एक मौका तो देंगे ही ना? रोती हुई संजना ने उनसे कहा। तो बाबूराम जी अपनी बहू के सर पर हाथ रखते हुए बोले, हाँ बेटा, ज़रूर देंगे तुम्हें एक मौका। आखिर हम भी तो बेटे और बहू का सुख भोगना चाहते हैं। कितने सालों से यह घर तरस गया था तुम दोनों के लिए, लेकिन देर से ही सही ईश्वर ने हमारी प्रार्थना सुन ली और हमारे बेटे और बहू को, इस घर की रौनक को वापस भेज दिया। बेटा, अब हमारे पास रहो। परिवार का अर्थ ही होता है। परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर अक्सर मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन उन मनमुटाव के चलते, उन बातों के चलते परिवार से अलग नहीं हुआ जाता। तुम दोनों जब से हमसे दूर हो गए, तुम्हारे साथ हमारी सारी खुशियां भी चली गई थीं, लेकिन अब तुम्हारे वापस लौट आने भर से इस घर की सारी खुशियां वापस लौट आई हैं। जैसे इस घर में अब फिर से इस घर की जान बस गई है। यह हमारे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है। बस हमें और क्या चाहिए था? जो हमें चाहिए था ईश्वर ने वह हमें दे दिया। तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया। हमारे लिए बस यही काफ़ी है। हमें और कुछ नहीं चाहिए बेटा। तुम्हें जैसे रहना है
जो करना है करो, बस हमसे दूर जाने के बारे में मत सोचो, हमारे साथ रहो। हमारे लिए बस इतना ही काफ़ी है। बच्चों की खुशी में ही माँ-बाप की खुशी होती है। तो बस तुम दोनों जैसे खुश, हम भी वैसे ही खुश हैं। है ना सुमित्रा जी? बाबूराम जी ने सुमित्रा जी से पूछा, तो सुमित्रा जी ने भी अपनी पलकें झुकाकर इशारा किया। अब तो सुमित्रा जी पहले से बहुत बेहतर हो गई थीं और अपने बेटे बहू के आने से जैसे उनके शरीर में फिर से प्राण वापस आ गए थे। धीरे धीरे बीतते समय के साथ अपने बेटे को देखकर, अपने बेटे बहू और पोते पोती के सहारे सुमित्रा जी फिर से जी उठीं और इस घर में फिर से खुशियां वापस आ गईं। तो दोस्तों, हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय प्यारे दोस्तों। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।